हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज हम पढ़ेंगे राज्य और उसके तत्व। राज्य की आवश्यकता। राज्य की आवश्यकता क्या है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसका स्वभाव उसे समाज में रहने और दूसरों के साथ सामाजिक संबंध बनाने के लिए प्रेरित करता है तथा आवश्यकताएं मजबूर करती हैं। एक समुदाय में रहने वाला प्राणी है। मनुष्य जो है वो एक समुदाय में रहने वाला प्राणी है। मनुष्य को सुरक्षा, कानून व व्यवस्था प्रदान करने के साथ साथ सभी अपराधियों एवं असामाजिक तत्वों को दंडित करने के लिए राज्य की आवश्यकता होती है। इतना तो हम सभी को पता है कि जो स्टेट है हम सब के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक समाज होगा तभी तो एक स्टेट बन सकेगा। एक सामाजिक आवश्यकता है, एक आर्थिक आवश्यकता है, क्योंकि अगर एक स्टेट में अगर लोग रह रहे हैं एक समाज के अंदर तो उन्हें जाहिर सी बात है कि पैसों की भी ज़रूरत है। जब हमें पैसों की ज़रूरत है तो हम काम करते हैं और जब काम होता है तभी तो देश चलता है ना, तो उसी को हम इकोनॉमी कहते हैं। राज्य की एक आर्थिक व्यवस्था है जो आप इन पॉइंट्स में देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं राज्य के कुछ तत्व होते हैं। राज्य के आपने पढ़ा होगा कि कुछ तत्व होते हैं, यानी कि राज्य के कुछ ऐसे मेन 2-4 एलिमेंट्स होते हैं जिनके बिना मतलब राज्य पॉसिबल ही नहीं है। जैसे कि राज्य समाज में सभी के लिए शांति, सुरक्षा, कल्याण को सुनिश्चित करता है, ये तो हमें पता है। इसी तरह राज्य के जो तत्व हैं उसमें आबादी और जनसंख्या, सीमा, सरकार और संप्रभुता आती है। जनसंख्या जो है वो क्या है? राज्य में जनसंख्या का होने अत्यंत आवश्यक है। ऐसे किसी राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती जिसमें कोई व्यक्ति ही नहीं रहता हो। अब कोई राज्य है उसमें कोई रहता ही नहीं है तो सरकार काम क्या करेगी? और जब कोई है ही नहीं तो वो जगह कैसे मानी जाएगी? अगर मान लीजिए किसी देश के पास सब कुछ है, आबादी भी है, सरकार भी है, लेकिन रहने के लिए कोई जगह ही नहीं है, तो वो देश तो बहुत एक तरह से कुछ है ही नहीं उसके पास। तो इसी तरह से जैसे कि एग्ज़ाम्पल फॉर इज़राइल और जो भी युद्ध चल रहा है या जो भी राज्य हैं एक देश से दूसरे देश में लड़ाई करके युद्ध के दौरान जो अलग हो जाते हैं, उनके पास एक रहने की जगह की प्रॉब्लम हो जाती है। जनसंख्या की हम बात कर रहे थे कि प्लेटो जो है उनके अनुसार उन्होंने अपनी बुक जो है रिपब्लिकन में उन्होंने आदर्श वाक्य कहा है कि राज्य की जनसंख्या 5040 बताई उन्होंने। वैसे तो बहुत ज़्यादा होती है, जब तक इतनी मतलब आबादी मौजूद ना हो तब तक एक राज्य तो हो ही नहीं सकता। अरस्तू ने भी कहा है कि जनसंख्या ना बहुत ज़्यादा होनी चाहिए और ना ही बहुत कम होनी चाहिए। जनसंख्या इतनी हो कि उसका भरण पोषण सरलता से हो सके, यानी कि आबादी इतनी होनी चाहिए किसी देश की, किसी राज्य की, कि उसके जो काम है उस राज्य के लोगों के लिए बहुत ही आराम से सबको हो सके, सब तक सारी सुविधाएं पहुंच सके और साथ ही राज्य की रक्षा भी हो सके। निश्चित भूभाग यानी सीमा, जिसे हम टेरिटरी या बाउंड्री कहते हैं, राज्य के लिए एक बाउंड्री होना भी बहुत ज़रूरी है। जब हमें पता होता है कि कितने से कितने एरिया तक हमारा जो राज्य है वो है, तो हमें उसका अंदाज़ा हो जाता है कि कहाँ से कहाँ तक हमें रक्षा के कार्य करने हैं, कहाँ से कहाँ तक हमें सुविधाएं प्रदान करनी हैं या कहाँ से कहाँ तक हमारा समाज है। राज्य के लिए एक निश्चित भूभाग होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा आवश्यक तत्व यही है। जनसंख्या की तरह ही ये बॉर्डर के बिना भी राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। अब इनके ऊपर ब्लंटशली जो विचारक हैं उन्होंने कहा है, जैसे राज्य का व्यक्तिगत आधार जनता है उसी प्रकार उसका भौतिक आधार प्रदेश है। जनता उस समय तक राज्य का रूप धारण नहीं कर सकती जब तक उसका कोई निश्चित प्रदेश ना हो। सुसंगठित सरकार या शासन। तीसरा है सरकार। राज्य का तीसरा महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व राज्य में सरकार का होना है। सरकार को राज्य की आत्मा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि अगर आबादी है और उसमें रहने वाले लोग मौजूद हैं तो उन्हें जाहिर सी बात है कि उनके ऊपर कोई रूल करने वाला होना चाहिए, कोई कानून होना चाहिए समाज के अंदर। सरकार को राज्य की आत्मा कहा जाता है। किसी निश्चित भूभाग पर रहने वाले लोगों को तब तक राज्य नहीं कहा जा सकता जब तक वहाँ कोई शासन न करता हो। ऐसी संस्था का होना बहुत ज़रूरी है जिसका आदेश मानना हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी हो, क्योंकि जब तक सरकार नहीं होगी तो लोग एक दूसरे को अत्याचार करेंगे, भ्रष्टाचार होगा समाज में।
कानून ही नहीं होगा तो लोग प्राकृतिक रूप से अपने आप को हर तरह से आज़ाद मानेंगे, कोई भी कुछ भी कर सकता है। अगर कोई बंदिश नहीं होगी, कोई नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता नहीं होगी, तो लोगों में समाज सही ढंग से नहीं रह पाएगा, समाज वो सुव्यवस्थित नहीं होगा। चौथा तत्व है हमारा राज्य का संप्रभुता यानी कि शक्ति। अब जिसके पास शक्ति है तो उसके पास कुछ बंदिशें भी लगाई जाती है, जैसे कि हमारे देश में राष्ट्रपति है, शक्ति तो उन पे भी है। वो स्कूल के उस प्रिंसिपल की तरह है जिनका सिग्नेचर ज़रूर लगता है, लेकिन उसके अंडर वर्क सबसे ज़्यादा टीचर करते हैं। लेकिन जब तक प्रिंसिपल का साइन ना हो तो कोई काम आगे नहीं बढ़ता। उसी तरह जब तक प्रेसिडेंट ना हो तो देश की मजबूती कम पड़ जाती है। देश पूरी तरह से मजबूत नहीं कहलाता। देश का मेन जो हेड होता है वो राष्ट्रपति होता है, लेकिन उनकी शक्तियों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल प्रधानमंत्री करते हैं। उसी तरह संप्रभुता में है कि संप्रभुता राज्य होने की पहचान है। संप्रभुता ना हो यानी कि सोवियती ना हो तो राज्य में आतंकवाद होगा, राज्य पे हमला होगा, देश की जो व्यापार है, समाज है या यहाँ की अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ है, अच्छा वातावरण है, वो ख़राब होगा, चाहे आंतरिक रूप से चाहे बाहरी रूप से। संप्रभुता संप्रभुता से तात्पर्य है कि आंतरिक रूप से उत्तम हो और अपने क्षेत्र में स्थित सभी व्यक्तियों और समुदायों को आज्ञा प्रदान कर सके। जैसे कि भारत, तो हमारे भारत में जो है सरकार दो तरह की है, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार। केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार, उसके बाद फिर दो सभाएं हैं, लोकसभा, राज्यसभा। उसी तरह संप्रभुता को हम समझ सकते हैं जैसे कि सैन्य शक्ति, राज्य में आंतरिक शक्ति जैसे कि पुलिस। अगर वो आंतरिक शक्ति की बात करें तो हर राज्य में पुलिस की व्यवस्था होती है और गवर्नर्स होते हैं, और भी बहुत से वीआईपी एरियाज़ में, पॉलिटिकल एरियाज़ में मिलिट्री वगैरह होती है अवेलेबल। उसी तरह बाहरी शक्ति की बात करें तो मिलिट्री होती है, जैसे कि हमारे बॉर्डर्स पे। सो आई होप कि ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा।